बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज 9,500 अरब का 2022-23 का वफाकी बजट पेश किया गया, जो कि 3,733 अरब खसारे का बजट था। इसके अंदर 22 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसके साथ साथ हमने देखा कि 15% इंक्रीज की गई हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो तनख्वाहें हैं, और 5% पेंशन्स भी इंक्रीज की गई हैं। 1523 अरब दफाई बजट रखा गया है, जो पिछले 2 साल से स्टेबल है और इसको इंक्रीज नहीं किया गया। और इसके अंदर एक क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी का भी है, जिन्होंने इसको इंक्रीज करने का नहीं कहा, कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान की जो सिचुएशन है। 550 अरब रखा गया है हुकूमत के अपने सिचुएशन को चलाने के लिए, अपनी तमाम चीज़ों को देखने के लिए। 530 अरब पेंशन के लिए रखा गया है। 578 अरब सब्सिडीज़ की मद में रखा गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो बजट है, कहा यह जा रहा है कि जी बड़े स्टीप टारगेट्स इसके अंदर रखे गए हैं। FBR का जो टारगेट है 6,000 अरब का, इसके अंदर हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फेडरल जो है वो 4,904 अरब रुपया है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 9,502 है। और अगर हम देखें कि इसमें डेफिसिट जो है, जो टू बी फंडेड है, वो तकरीबन 4,598 अरब का है, जो कि लोन्स के जरिए होगा। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टफ बजट, गवर्नमेंट ने को बहुत एडिशनल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी इस सारी सिचुएशन को केटर करने के लिए। और इसके अंदर एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी या बुरी होगी, ये आइंदा आने वाले कुछ दिन बताएंगे। लेकिन टैक्स नेट के अंदर हुकूमत की कोशिश है, जो सैलरी क्लास है वो तो चाहते हुए ना चाहते हुए हर हालत में उनकी सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही वो टैक्स देते हैं। लेकिन मेन जो इशू है, तमाम को टैक्स नेट में लाना और बाय फोर्स नहीं लाना। इन लोगों को एहसास हो कि पाकिस्तान किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और इस सिचुएशन के अंदर हर एक शख्स टैक्स दे जो भी उसकी कैटेगरी के अंदर आता है। अलॉन्ग विद इट, जिनकी 40,000 से कम है उनको भी 2,000 रुपया एडिशनल दिया जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा? आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी, मुश्किल होगी? टारगेट्स जो हैं वो कैसे हैं, और जिन मद में ये एलोकेशन की गई है, क्या ये एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल थी या इससे बेहतर भी किया जा सकता था? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के आप रुकन भी रहे हैं, और वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मेरे साथ हैं सरदार फ़हीम, वंस अगेन वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और डॉक्टर कैस असलम माहिर माशियात हैं, टीचर है, हमें पढ़ाते भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी। सुलेहरी साहब, आपने सर ये ट्वीट किया था कि फेडरल रेवेन्यू जो है वो 4,904 बिलियन का है, टोटल एक्सपेंडिचर 9,502 है, और जो डेफिसिट है, जो टू बी फंडेड ऑब्वियसली लोन्स के जरिए होगा, वो 4,598 अरब का है। सर, तो ये जो 3,733 अरब का खसारे का बजट पेश किया गया है, इसके बाद क्या होने जा रहा है? आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन की। जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो अब 3,733 अरब का खसारे का बजट पेश किया गया है, अब इसके बाद मुल्क में क्या होने जा रहा है, जरा ये पहले बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खसारा जो है ना, ये 3,700 अरब से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें अजम्पशन जो रखी गई है कि 500 अरब रुपया सूबे जो है वो अपना फाइनेंशियल सरप्लस दे देंगे, और कुछ प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड आ जाएंगी। वो हर बजट में होता है, वो उस तरीके से आती नहीं है। तो एक तो ये है कि खसारा जो है ये बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो है कि इस वक्त पाकिस्तान की और हुकूमत की जो पहली कोशिश है वो यही है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो, जो कि होना चाहिए। वो आपके रुपए की करेंसी की इस्तेहकाम के लिए, क्रेडिट रेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा बजट है जो कि इस वक्त आपको IMF प्रोग्राम में रहने के लिए पेश करना था, और एक ऐसी हुकूमत जिसका कि 1 साल या 1.25 साल का टर्न्योर है, जो कि अगले इलेक्शन में जा रही होगी, तो जाहिर है कि उसके पास इनोवेशन की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। जो मुल्क में होगा वो ऑलरेडी हो रहा है, वो बजट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता है, क्योंकि आवाम जो है, आवाम का इस वक्त है कि बिजली की कीमतें क्या होगी, पेट्रोल कहाँ पे जाएगा,
डीजल की कीमत, गैस की कीमत, तो ये सारी चीज़ें ओगरा और नेपरा जो है वो डिटरमिन कर रहा होगा। हाँ, अलबत्ता पेट्रोलियम लेवी जो है उसकी प्रोविज़न इस बजट में मौजूद है। जी। उसमें से शायद एक ड्यूटी हटा के और उसकी जगह पेट्रोलियम लेवी जो है उसको लाया जाएगा। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें ये भी देखना है कि जो सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ देने की प्रोविज़न तो है, लेकिन क्या जब आपके पास टोटल सूबों को उनका शेयर देने के बाद जो टोटल बचता है वो 3900 वो बच रहा है 4900 बिलियन रुपीस, और उसमें से आपको 4000 बिलियन के करीब जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट ही देना है। तो क्या आपके पास इतना कुशन होगा कि आप सब्सिडी के लिए पैसे निकालें, जबकि आपने हुकूमत भी चलानी है, तनख्वाहें भी देनी है, पेंशन भी देनी है। डिफेंस बजट पिछले कई सालों से स्टैटिक है, लेकिन डिफेंस बजट पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो भी आपको देना है। तो हुकूमत के पास बहुत कम कुशन है आवाम को रिलीफ देने के लिए या कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बट हैविंग सेड इट, इसमें एक चीज़ जो है वो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो जो एक टारगेट था तकरीबन 1400 अरब रुपए के एडिशनल रेवेन्यू लाने का, उसमें हुकूमत ने कोशिश की है कि आपका जो लोअर इनकम अर्नर और जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर है वो कम से कम मुतासर हो। वो बिजली या पेट्रोल के रेट से तो मुतासर होंगे, लेकिन जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास पे है, खा वो वेल्थ टैक्स की शक्ल में है, सुपर टैक्स, या वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखने वालों पे जो टैक्स है उसकी शक्ल में है। तो ये चीज़ को बहरहाल आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सरदार फहीम। एक टफ बजट है और इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस है जिसके ऊपर हुकूमत बैंक कर रही है वो है इनके रेवेन्यू टारगेट्स। जिस तरह अभी डॉक्टर आबिद भी कह रहे हैं कि अगर 4900 में से 4000 तो आपका इंटरेस्ट में चला जाना है, 4000 अरब, सो बाकी की चीजों को तब आगे चलेंगी अगर आपका रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू तब होगा जब आपका टैक्स नेट के अंदर लोग विलिंगली अपने आप को शामिल करेंगे। यह एक बहुत टफ कॉल है जो पिछली हर हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी। अब क्या होगा ऐसा कि ये लोग उस टैक्स रेट में आ जाएंगे? ये फिर अनविलिंगली आएंगे। आपने विलिंगली का लफ्ज़ यूज़ किया तो अनविलिंगली आएंगे। लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा हम बैक ट्रैक करते हैं, हम फिर से बात को एक्सपेंड करते हैं कि हुकूमत ने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। जैसे आपने कहा, हमें हुकूमत को मदद भी करनी है और हमने हुकूमत के साथ ऑब्वियसली ताउन भी करना है, पर साथ ही हुकूमत इज़ ऑल्सो गोइंग टू एक कोई स्कीम्स निकालेंगे। जैसे कि थोड़ा से पहले आपको याद होगा स्मॉल ट्रेडर्स के लिए एक स्कीम निकली थी जो 150 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट में बिज़नेस अपना करते थे। इस तरह की जो स्कीम थी मैंने कैलकुलेट किया था वो तकरीबन 300 अरब रुपए उससे निकलने आने थे। ऐसी स्कीम्स आपको नज़र आएंगी कि वो सामने आ रही हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात ये, एक तरफ ये ज़रूर है कि हुकूमत के पास बफर कम है, एज वी स्पीक सेटेरिस पैरेबिस, ऑल थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, हुकूमत के पास बफर कम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी हम जहन में रखें कि अभी सिर्फ तकरीबन 2.25 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा असल टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान में। तो अगर 2.25 मिलियन या लेट्स से कि 1.5 मिलियन लोग टैक्स पेयर्स हैं और अगर सचमुच में 3 मिलियन या 3.5 मिलियन टैक्स पेयर्स बन जाएं तो आपका रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कहाँ पहुँचना चाहिए? वो बढ़ना चाहिए। ठीक, डबल ना भी हो तो कम से कम 7-8 खरब तो वैसे ही हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात ये नहीं है कि ऑल इज़ वेल, बात ये है कि अच्छी खासी ऑस्टेरिटी लानी पड़ेगी, अच्छी खासी आपको बिज़नेस में बिज़नेस को तक़वियत देनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको आप ज़्यादा टैक्स कर नहीं सकते, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं। फाइनली जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना कि ये है कर्ज़ा। कर्ज़े का जो डेट मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है, इस पे बिल्कुल वॉर फुटिंग बेसिस पे इस कर्ज़े को फ्रीज़ करना है, कर्ज़े के लेवल को, और आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करना है। ये ओवरनाइट ना कम हो सकता है, ना इसको कम करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि जैसे ही वक्त गुजरता चला जाए इस डेट के लेवल को कम करना है। वो किस तरह होगा? देखें किस तरह होगा, वो होगा कि बेसिकली अगर गवर्नमेंट अपने आप को डिसिप्लिन में लाए और गवर्नमेंट जो है इंश्योर करे कि हम भी डिसिप्लिन के साथ चलें। ठीक, हेमरेज की इजाज़त हम नहीं दे सकते, फाइनेंशियल हेमरेज की। हैविंग सेड दैट, बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है अपने नॉन लोन रेवेन्यूज़, नॉन लोन फंड्स को मोबिलाइज करें। अब जैसे कि अभी हमारे पास RDAs की भी ऑप्शन है,
हमारे पास बेसिकली रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं 29%, ये सारी चीज़ें मिला के बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये जो कर्जे का जो हमने रिप्लेस करना है विथ मोर ज़्यादा आमदन, ये लाजमी एक चीज़ है, और ये तब ही हो सकेगी जब हुकूमत जो है नई स्कीम्स लाएगी और बिजनेस के लिए आसानी पैदा करेगी। पॉइंट आ गया। दूसरी चीज, जिनको टैक्स नहीं किया हुआ उन पे फोकस, उनको टैक्स करने की जरूरत है। डॉक्टर आबिद क्यूम साहब, सर मुझे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। IMF कहता था कि जी टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए अक्रॉस द, यहां पर ना कि अक्रॉस द बोर्ड सबको सब्सिडी देनी चाहिए। जो आप लोगों की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी, इसके अंदर मेरे ख्याल में ये फॉर्मूला जो था ये आपने पेश किया था कि किस तरह देनी चाहिए। लेकिन सर क्या वजह हुई कि उसके बावजूद तमाम पेट्रोल सबके लिए सस्ता कर दिया, गैस सबके लिए सस्ती कर दी? सर इसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं? क्योंकि अगर हमने IMF की डायरेक्शन पर चलना था तो वहां पर तो टारगेटेड सब्सिडी का कहा गया था हमें। आप मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं या पिछली हुकूमत का एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं? पिछले हुकूमत के एक्शन के। जी, वो वन कैन से कि वो एक रॉन्ग जजमेंट कॉल थी, और शायद इस वजह से थी कि हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही हो कि क्रूड ऑयल जो है यूक्रेन वॉर कन्फ्लिक्ट में वो इतना ऊपर नहीं जाएगा। जिस दिन वो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी अनाउंस की गई थी, उस दिन क्रूड जो था वो तकरीबन $72 पर बैरल था। आज क्रूड ऑयल जो है वो $123 पर बैरल है। और मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहरहाल पेश कर दिया था कि अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई तो इस अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी को मेंटेन करना जो है वो एक मुश्किल काम होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मंसूर इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, कि वो जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी अगर वो सिर्फ रुपयों की कमी का मामला होता तो शायद वो दी जा सकती थी। हमने देखा कि FBR ने अपना रेवेन्यू टारगेट जो है वो एक्सीड किया, लेकिन डॉलर्स में इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी खत्म हो गई थी। तो अगर सिर्फ रुपयों का मामला होता कि जी आपने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया और अब आप उसमें से सब्सिडाइज करते जाएंगे पेट्रोल को भी, डीजल को भी, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। असल इशू ये बन गया कि जब आपका सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ, दोस्त ममालिक ने जो अपने डिपॉजिट्स थे वो रोल ओवर करने से इनकार कर दिया। IMF के साथ पहले से मामला जो थे वो लटके हुए थे, तो एकदम से आपके पास वो कैफियत आ गई जिसमें कि आज भी अगर आप देखें तो अब आपके पास लेस देन 5 वीक्स जहाँ पे इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों और एनर्जी की कीमतें जो है वो दुनिया में वो बढ़ती चली जा रही हों, तो जाहिर है कि वो फिर वहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। और अगर आज PTI की हुकूमत में होती तो मुझे यकीन है कि वो अपनी जो सब्सिडी थी, जो 30 जून तक कीमतें फ्रीज की गई थी, वो उससे वापस जा चुके होते, चूँकि वो पॉसिबल नहीं था कि आप बहुत महंगे दामों ऑयल जो है वो इंपोर्ट करें और उसके बाद उसको बहुत सस्ते दामों में आप बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी जरा सा बताइएगा, उसके बाद मैं सरदार फहीम की तरफ जाता हूं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर अब कहा गया है कि जी 6 मिलियन फैमिलीज, मतलब 8 करोड़ अभी एडअप होंगी और 8 करोड़ फैमिलीज हो जाएंगी, और जिसके अंदर 364 अरब रुपया टोटल मुख्तस किया गया है। सर 8 करोड़ के हिसाब से अगर 3 लोग भी हों तो 21 करोड़ बन गया। 24 करोड़ का मुल्क है तो 21 करोड़ को हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर लगा दिया। सर ये अप्रोच, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बताइएगा ये अप्रोच ठीक है कि आप 21 करोड़ 24 करोड़ के मुल्क में से 21 करोड़ को इस तरह की सब्सिडी में लगा दें, कुजा कि ये पैसे अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटीज दी जाती कि ये लोग काम करें, कोई प्रोजेक्ट्स बनाएं, वो ज्यादा बेहतर होता? हाँ देखिए, हम यहाँ पे हुकूमत घरानों की बात कर रही है, वो अफराद की बात नहीं कर रही। और अगर आप देखते हैं तो घराने जो हैं वो 21 करोड़ नहीं बन रहे। घराने आपके जो है अभी तक जो एग्जिस्टिंग बेनजीर प्रोग्राम के बेनिफिशरीज थे, अगर आप उनकी तादाद देखते हैं तो वो तादाद और प्लस जो नए जिनको कि आप 7, 8, 6 पे जो अपने CNIC भेज के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि उनको 2000 रुपया जो है एडिशनल वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप घरानों की बात करते हैं तो घराने तो उससे बहुत, घराने तो टोटल आपके 14 मिलियन घराने जो हैं वो बन रहे हैं। 8 मिलियन जो थे वो आपके पास पहले थे, 6 मिलियन आपके मजीद ऐड हो रहे हैं। और ये इनमें से अक्सर जो है जब वो अपना भेज रहे होंगे तो उनको जवाब यही आएगा कि वो इस पे के लिए शायद
एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो स्कोर है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो उनका किया गया था उनका स्कोर ज़्यादा होगा। इस वक्त तक की जो मिल रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जिन लोगों को अमदाद, वो है जो कि 30 के स्कोर से नीचे नीचे हैं, जिनकी माहाना आमदनी कोई घर की 25,000 रुपये माहाना से कम है। अभी जो सब्सिडी देने का लिए स्कोर जो है उसको 5 पॉइंट बढ़ाया गया, यानी 35 स्कोर किया गया है, जिसमें से कि तकरीबन 35 से 40,000 रुपये माहाना आमदनी वाले लोग आएंगे, और उनमें से भी अक्सर जो है वो शायद इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनके एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इसका स्प्रेड ज़्यादा है, बल्कि मेरा तो ख्याल था इसको मज़ीद फोकस करना चाहिए था ताकि जिन लोगों को मिले उनको कुछ फ़ायदा हो सके, या फिर इसको बिल्कुल मार्जिन पे ले जाना चाहिए। चूँकि अगर किसी की आमदनी 20,000 है उसके लिए 2,000 10% उसकी आमदनी का है, अगर किसी की आमदनी 50,000 है या 60,000 है तो शायद 2,000 रुपये की बहुत ज़्यादा अहमियत उसके लिए नहीं होगी। लेकिन हैविंग सेड इट, अगर आप हुकूमत की मजबूरियों को देखें जिसमें कि 49,100 अरब रुपए की आमदनी के साथ उसको 4600 अरब रुपए कर्जा लेना पड़ रहा है अपने मामला चलाने के लिए, तो वहाँ पे 2,000 रुपये माहाना भी फी कराना मेरा ख्याल काफ़ी बड़ी है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। सरदार फहीम साहब, आपका भी मैं इस पे व्यू पॉइंट चाहूंगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर। अलॉन्ग विद इट, अब टैक्स नेट की अगर मैं बात करूं, आपने टैक्स नेट को ब्रॉडर करना है, और जिसके अंदर आप वो जिस तरह अभी पहले बात हो रही है कि अनविलिंग को विलिंग करना है। सर, लोगों को सबसे बड़ा इशू यह है कि एफबीआर अगर आप ज्यादा टैक्स दे दें, जितने भी लोगों से बात होती है वो कहते हैं जी आप एक दफा ज्यादा टैक्स दे दें, एफबीआर आपको उस कैटेगरी के अंदर फॉल करा लेती है और उनका वो टारगेट बन जाता है कि यार इससे हमने इतना ही लेना है, चाहे इसका नुकसान हुआ हो बिजनेस के अंदर, चाहे इसका कुछ और हुआ हो। इसका ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जो हम देखते हैं, और आज भी वो ट्रस्ट डेफिसिट उसी तरह एफबीआर के साथ चल रहा है। जी देखें, ये एक मसला है और उसको ठीक करने के लिए यही ज़रूरी है कि जो एफबीआर और बाकी जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो अपने तरीके को इतना प्रोफेशनल और इतना स्मूथ कर दें कि अगर किसी की कोई रिफ़ंड बनती है तो फ़ौरन वापस दे दें उनको, अगर किसी की नहीं बनती इतना टैक्स तो कम कर दें, अगर वो भी नहीं बनता तो फिर उनको मतलब छूट दें। जितना अपने आप को वो एफिशिएंट करेंगे, एक बिज़नेस की तरह वो अपने आप को डिज़ाइन करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उनको आमदन आएगी, उतनी ज़्यादा आसानी से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। देखें, बात होती है हम जब लेज़ी बैंकिंग में चले जाते हैं तो फिर हम शायद लेज़ी टैक्सेशन में भी चले जाते हैं। शुरू की एफर्ट ज़्यादा होगी कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, और एक्सटॉर्शन से, एक्सटॉर्टिव मैनर से कोई टैक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहुत नॉर्मल बिजनेस, आपके वेंचर्स, टैक्सेशन वेंचर्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त 50 लाख SMEs हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40 लाख स्मॉल ट्रेडर्स हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्मॉल ट्रेडर्स की तो बाकायदा एक स्कीम बनी थी। उस स्कीम के अंदर वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, 150 और 300 स्क्वायर फीट का एक वो था, बेंचमार्क था। बेशक वो जितना भी बिजनेस करें, साल में एक दफ़ा उन्होंने टैक्स देना था। ह्यूमन इंटरफेस लिमिटेड थी, उन्होंने मामूली सा टैक्स देना था। उस तरह की स्कीम्स आपको कैटेगराइज करके उनको लाना पड़ेगा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल है जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, अगर मैं सही कह रहा हूँ, वो है पाकिस्तान रिक्शा एसोसिएशन। उसमें 8 लाख अफराद हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम उनको पहले से टैक्स कर रहे हैं तो हम ना करें, लेकिन अगर हम किसी भी एक बड़ी कैटेगरी को अगर हम वो ला सकते हैं अपने नेट में एक मुनसिफाना अंदाज में, ताकि उनको भी एक सहूलत महसूस हो कि यार हमें फ़ायदा पहुंच रहा है। इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है, एफपीआर और रीजनल प्रोविंशियल जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको मिसालें कायम करनी पड़ेंगी कि यार उन्होंने किसी का ख्याल किया और ये मिसालें कायम हुई गई हैं। वी हैव टू बी फेयर। ठीक। और ये मिसालें असल में पब्लिसाइज नहीं होती क्योंकि आपकी दूसरी भी मिसालें होती हैं। आप नोट करें कि मुझे खुद 2 दफ़ा SMS आया है कि अगर आपको किसी टैक्स अथॉरिटी के ख़िलाफ़ आपको कोई शिकायत है तो आप इस पर SMS करें। मुझे अगर आया तो उसका मतलब है और शहरियों को भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत इस मामले पर सेंसिटिव है और हुकूमत इज़ ऑन द राइट ट्रैक और हुकूमत इस चीज़ को समझ रही है। इसीलिए देखें, एक जैसे मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ टफ बजट, लेकिन हुकूमत ने टफ बजट इसलिए सेट किया है कि वो इसको मीट कर पाएंगे। उस हुकूमत के जहन में ये चीज़ बड़ी क्लियर है क्योंकि एफिशिएंसी मामलात लाने के लिए हुकूमत ने काम किए हैं। सेकंड पॉइंट कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो खर्चे के जो
पैटर्न्स हैं वो देखे हुए हैं, और उनके पास जहाँ तक मुझे पता है एक बहुत वसी डेटा सेट पड़ा हुआ है कि किस टाइप के खर्चे लोगों ने किए हैं साल में। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके पास वो फंस जाएंगे कि लोग नहीं है टैक्स देने के। 230 मिलियन लोगों का मुल्क है। एसोसिएशंस की मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, ठीक हो गया। इस तरह की इसकी सैकड़ों मिसालें होंगी और हम इस तरह बिल्डअप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट ये है कि जी इनवर्ड रेमिटेंस बहुत आएगी, और इनवर्ड रेमिटेंस में पाकिस्तान को बहुत रेवेन्यू आएगा। एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि इनवर्ड रेमिटेंस इसलिए आ रही है कि वो लोग, वो पोटेंशियल पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, जो शायद समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके काम करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर पैसे भेजते हैं। इस ब्रेन ड्रेन को एड्रेस करने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर आबिद कयूम सर, आपके लिए सवाल छोड़ गया था सर। इनवर्ड रेमिटेंस की बड़ी बात होती है, और पिछली भी हुकूमत कहती थी इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है जी, ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। सर ये तो एक डिस्कशन बड़ी अच्छी है, पैसा आ रहा है और सब कुछ हो रहा है। सर ये जो लोग यहां से उठ के बाहर चले जाते हैं बिकॉज उनकी ये फीलिंग है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर वो रह कर डिलीवर कर सके, सर इसको एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी, कोई चीज सामने आनी जरूरी है, नहीं है? इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? ट्रेन रोकना जो है वो तो जाहिर है बहुत जरूरी है, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं या आपके जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो बाहर जाके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाह रहे हैं तो आप उसको भी नहीं रोक सकते। असल मसला जो है कि आपको रेमिटेंसेस को अप्रिशिएट करना है, और जो हमारे ओवरसीज बहन भाई बैठे हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करना है कि आप देखिए जितनी हमारी एक्सपोर्ट पूरे साल की होती है, और वो तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जिनको के हम हर तरह से पैम्पर कर रहे होते हैं कि वो एक्सपोर्ट करें, डॉलर लेके आएँ, तकरीबन उतने ही, बल्कि शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं। तो एक तो हमें जो फैसिलिटेट करना होगा अपने ओवरसीज बहन भाइयों को, स्पेशली उनके बैंकिंग चैनल्स, और वो अगर पाकिस्तान में कुछ भिजवाना चाहते हैं अपनी रकम। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्या है उन लोगों के लिए। अगर वो ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहें तो उनको किस तरह की रियल स्टेट के अलावा, जिसपे कि इस बजट में एक बहुत राइट मूव हुई है कि वो जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उन पे टैक्सेशन लगी, जिसमें कि खाली प्लॉट और अगर किसी के पास एक से ज़्यादा घर या ज़मीनें पड़ी हैं तो उस पर कुछ टैक्स लग गया है अगर उसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा की है तो लेकिन उसके अलावा अगर आप बाहर बैठे और आप अपनी कुछ सेविंग पाकिस्तान में भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, हुकूमत को कुछ फिजिबिलिटी प्लान्स के साथ आना होगा जो कि बता सकें, ऑफर कर सके उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा उनका जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ है, स्पेशली रुपए की डेप्रिसिएशन के बाद, क्योंकि जब वो डॉलर्स या यूरोज या पाउंड्स भेजते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 3 साल बाद 4 साल बाद जब वो इसको रिपैट्रिएट करें तो उनको कम से कम उतने डॉलर या उतने पाउंड तो भेज दें जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। और अगर वो नहीं होता, अगर उनकी सेविंग जो है जो कि वो यहाँ पे डॉलर्स या पाउंड भेज के जब यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और पता चलता है कि 3 साल के बाद रुपए की कदर जो है उसमें 25-30% डेप्रिसिएशन हो गया तो जाहिर है कि उनको लॉस होता है। तो ये थोड़ा सा मजीद इस पे काम करने की जरूरत है कि हम अपने रेमिटेंसेस के पोटेंशियल को कैसे बेहतर एक्सप्लोर कर सकें और कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकें। बिल्कुल ठीक है सरदार फहीम, आज इंटरबैंक जो रेट था डॉलर का विद रिस्पेक्ट टू रुपी वो 277 था जी, 277 पैसा, और ओपन मार्केट में 203-204 पर चल रहा था। और ये हम लोग कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे, पूरा मुल्क, हुकूमत कह रही थी कि जी प्राइसेस अगर हम जब पेट्रोल की और ये प्राइसेस बिजली की ये बढ़ जाएंगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। सर स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी तो उसी तरह वॉलेटाइल चल रहा है, 2-4 रुपए का प्लस माइनस रोज सुबह चल रहा है, क्यों? देखिए जो रुपया और डॉलर की जो रिलेशनशिप है ना, उसके अंदर जो हमारे 3-4 फैक्टर्स हैं, उसमें एक तो था कि इसको
फ्री फ्लोट पे छोड़ दिया था, जिस पे मेरा एक प्रोफेशनल मेरा व्यू है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, मैनेज्ड अप्रोच होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अचानक इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर देनी, और मैं कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, देयर इज़ नो चांस। ये हम आई थिंक हम बहुत नेगेटिव हुए हैं इन चीज़ों पे। तीसरी बात यह कि देखें मंसूर, जो स्पेक्यूलेशन मतलब जो जिसको हम सट्टा कहते हैं, वो भी डॉलर में बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। ठीक। और आप नोट करें कि जिस स्टॉक मार्केट आजकल थोड़ी ढीली पड़ी हुई है, मनी आपकी फॉरेक्स मार्केट तेज़ हुई हुई है, और उसमें देखें ये एक अच्छा बेट है ना कि नेगेटिव न्यूज़ हो तो डॉलर गिरेगा, तो उसमें जिस किसी ने डॉलर में इन्वेस्ट किया उनको फ़ायदा होगा। मैं नहीं कह रहा कि खुली स्पेकुलेशन हो रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरे एस्टिमेट्स के मुताबिक 7 से 10% की स्पेकुलेशन जो है वैल्यू में वो आ रही है। और अभी पाकिस्तान की मतलब मुझे थोड़ी सी हैरत होती है कि इतने लोगों ने इतने डॉलर्स लेके रखे हुए अपने पास घर में, और वो स्पेकुलेशन के तौर पे रखे हुए या इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे हुए जो भी हैं, जब वो बिकने शुरू होंगे मार्केट में, कल अगर ट्रेंड ये शुरू हो जाता है कि डॉलर थोड़ा वापस जा रहा है और रुपया थोड़ा ताकतवर हो रहा है, तो फिर आप खुद ही इमेजिन करें कि अचानक कितनी ज़ोर से डॉलर गिरेगा और रुपया किस तरह चढ़ेगा ऊपर। उस वजह से मेरा कहने का ये है कि देखें जो वजूहात हैं वो उधर ही हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग मुझे लग रहा है कि वो आ रही आगे कन्वर्ज कर रही है, और ये आने वाले दिनों में ये चीज़ नज़र आएगी। ये नेगेटिव न्यूज़ बार बार कहना मेरी तो थोड़ा सा मैं इस पर इख्तलाफ करता हूँ। हाँ, फिजिकल टाइटनिंग है, क्योंकि रुपया को फ्री फ्लोट किया था, तो वही जो हमने $110 फी बैरल के जो हमने ख़रीदे थे तकरीबन 14 साल पहले, वही कीमत फिर आई है। उस वक्त इसलिए संभाली गई थी क्योंकि रुपया बेहतर था, तो इसलिए आपको डबल इफेक्ट आ रहा है इस वक्त। दैट इज़ बेसिकली द ओनली रीज़न। वो ये वक्त गुजर जाएगा, आपको फ्यूल सप्लाईज फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और जिनके पास ज़्यादा डॉलर की होल्डिंग है वो जब डंप होगा मार्केट में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक सिवियर डिप नज़र आए। तो फहीम, यू थिंक सो कि डॉलर के अंदर 7 to 9% की करेक्शन मार्केट में अभी आएगी कमिंग डेज के अंदर? मेरा ख्याल है, क्योंकि ये मैं दोहरा दूं, 7 to 10% मेरी एस्टिमेशन है स्पेकुलेशन वैल्यू की। वो क्या है स्पेकुलेशन वैल्यू, जिसको मैं कहता हूँ स्पेकुलेशन वैल्यू, के इस वैल्यू जो भी कीमत है इसके अंदर कितना फीसद स्पेकुलेटिव है। अब देखें, साफ सी बात है कि ये इस तरह नहीं होता मार्केट में, ये तब होता है जब कोई स्पेकुलेशन भी हो रही होती है साथ साथ। IMF आपके साथ बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को ग्रीन सिग्नल मिल गया, ADB को ग्रीन सिग्नल मिल गया, आपकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रोल ओवर हो रही हैं। फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा कम से कम मुझे कोई समझा दे कि फिर इतनी नेगेटिविटी क्यों है। हाँ, टाइटनिंग हुई भी है ऐसी। ठीक, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ओके ठीक है डॉक्टर साहब। एक तो स्पेकुलेशन जो डॉलर की है वो तो फहीम ने बताई है, ये जो इंटरेस्ट रेट का एक इस वक्त हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हुकूमत कमर्शियल बैंक से ले रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था मिफ्ता इस्माइल और ये लोग कह रहे थे कि जी इंटरेस्ट रेट हम नीचे लेकर आएंगे, लेकिन सर अपेरेंटली जो सिचुएशन है उसमें आप क्या इसको एनालाइज कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे क्योंकि मार्केट ट्रेंड जो बता रहा है वो तो कह रहे हैं कि जी शौकत तरीन साहब भी कह रहे थे शायद कि 20% तक जाएगा रेट। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक के पास दो टूल्स होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। या वो इंटरेस्ट रेट पर बढ़ा देती है, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप देखते हैं कि उसका असर जो है वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे हो रहा होता है, क्योंकि रुपए की कदर में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसका एक बैलेंस रखना होता है। कुछ हद तक रुपए की कीमत जो है उसमें गिरावट आई, उसके बाद स्टेट बैंक ने आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और उसके फौरन बाद आपने देखा कि रुपया जो था वो रिबाउंस हुआ, उसकी कीमत में इजाफा हुआ। तो आने वाले दिनों में जिस तरह की रिसेशन की वार्निंग जिस वक्त बैनुल अक़वामी अदारे दे रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, उसमें लग ये रहा है कि इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। जाहिर है कि पाकिस्तान में भी जब ये तेल की कीमतें, डीजल की कीमत, गैस, बिजली, इन सारी चीज़ों की कीमतें जो हैं इनका इम्पैक्ट जो है वो आएगा, तो शायद स्टेट बैंक को थोड़ा सा अपना पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाना पड़े। लेकिन 20 पे जाता हुआ शायद मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर ये इस वक्त 14.25 पे है तो शायद ये 15 तक हो जाए, लेकिन वो भी उसी सूरत में होगा अगर
रुपया जो है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा हो। अगर रुपया मुस्तहकम होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो कोई वजह नहीं कि वो मुस्तहकम ना हो। इन्फ्लेशन रेट पे डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा ज़रा, ये जो अब तखमीना है 11.5 का ये लगाया जा रहा है, दुनिया भर में टैक्स टू जीडीपी रेशो का तनासुब 13% पर है, पाकिस्तान में इसका तनासुब 8.6 या 5 पर है। सर, इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत तो कहती है जी हम 9.2 पर जाएंगे, कैसे जाएंगे ज़रा ये भी हमें समझाएं। इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। इस वक्त पिछले साल भी मैं यही दोहराता था कि ग्रोथ होगी लेकिन इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगी। इस साल वो जो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लेशन कॉज कर रहे हैं वो मजीद एग्रावेट हो रहे हैं। अगर यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो है वो किसी करवट नहीं बैठता और रशिया पे मुकम्मल सैंक्शंस आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। इस वक्त आपको वर्ल्ड बैंक और IMF और तमाम UN एजेंसीज वो फूड क्राइसिस की वार्निंग दे रहे हैं दुनिया में कि खुदा न खास्ता एक ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। और यही वजह थी कि बिलावल एज ए फॉरेन मिनिस्टर जब वो न्यूयॉर्क में गए थे UN जनरल असेंबली में, तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी समिट था पूरी दुनिया का, सिर्फ इस चीज़ पर गौर करने के लिए कि ये जो रशिया और यूक्रेन की वजह से ग़िज़ाई कीमतों में जो इजाफा हो रहा है और जो उसकी सप्लाई चौक हुई है उसको कैसे उस पर काबू पाया जा सके। तो अगले 6-7 महीनों में तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही होगी। देखना सिर्फ ये है कि उसमें आप एक फूड क्राइसिस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और स्पेशली जो वीट की स्मगलिंग है उसको कैसे रोक सकते हैं ताकि वीट की अवेलेबिलिटी जो है जो कि हमारी स्टेपल फूड है पाकिस्तान में वो इंश्योर हो सके। बिल्कुल ठीक है। सरदार फहीम, जरा फाइलर्स नॉन फाइलर्स की भी बात कर लें। फाइलर्स के ऊपर कहा जा रहा है कि जी अब 2% टैक्स का कहा जा रहा है और नॉन फाइलर के ऊपर 5%। लग्जरी गाड़ियों या 1600 सीसी से जायद गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। लग्जरी गाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ की कीमत में 2%। ये जो अब एक लाइन डिफाइन पहले भी हुई है फाइलर नॉन फाइलर, ये जो अब इन्होंने चीजें की हैं इससे इंपैक्ट वही वाला टैक्स ब्रैकेट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हुकूमत का फोकस हो गया दोबारा ज्यादा, या डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आप समझ रहे हैं? ये तो डायरेक्ट टैक्स है और उसके अंदर जो और वही पुरानी बात है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं से ही बेसिकली टैक्स लेंगे। जो नॉन फाइलर है वो भी एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स ही अब देने लग गया है, कम से कम इस पोर्शन पे। लुबे लुबाब ये है कि अगर वही लोग और टैक्स देंगे तो फिर वो जो मसला हम मेरे ख्याल इतने सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं जिन पर उस पर गुफ्तगू हो रही है वो चीज़ फिर से हम तो 6 महीने बाद फिर से डिस्कशन कर रहे होंगे। हम इधर चाह रहे हैं कि हुकूमत जो एक सही रास्ते पे चल रही है, जो अपने आप को इनोवेट कर रही है कि इसको मज़ीद बढ़ाएं। अब मुमकिन है कि जैसे कि फाइलर्स बढ़ जाएं तो ये जो 2% की जो आप बात कर रहे हैं ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। मुमकिन है कि बहुत सारे नॉन फाइलर्स जो हैं वो इसी बहाने फाइलर बन जाएं ताकि वो पैसे बचा सकें। हैविंग सेड दैट आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक ये बात सही होगी, लेकिन इस वक्त जो मेरे जहन में जो टारगेट आ रहा है वो ये है कि अगर हुकूमत के पास बिल फर्ज सारे मिला के फाइलर्स 3 मिलियन है, अभी हुकूमत को टारगेट करना पड़ेगा 5 मिलियन फाइलर्स। उससे जो है फिर वो टैक्स के जो इफेक्ट है ना वो आपको सही नज़र आना शुरू होगा, मेरा ये ख्याल है। ठीक, अच्छा एक और भी चीज़ बताते जाएं, बल्कि मैं इस पर डॉक्टर आबिद से ले लूँ। डॉक्टर आबिद, फूड सिक्योरिटी और ज़राअत के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और सनत और ज़रई पैदावार के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। सर, आप तो फूड सिक्योरिटी को ख़ुद भी देखते रहे हैं, ये जो इसमें इस मद में मुख्तस किया गई है अमाउंट, इसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर इन द सेम पर्पस? जी मंसूर, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, चूँकि ज़राअत जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो ये सूबों के साथ मिलके हो रहा होगा। पिछली हुकूमत में भी जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या जो प्राइम मिनिस्टर का जो एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्लान था, प्रोग्राम था, तो उसमें यही था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक तो मैचिंग सब्सिडीज दे रही थी प्रोविंसेस के साथ मिलके। दूसरा जो असल मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि एलोकेशन हो जाने के बावजूद और इंस्ट्रक्शन दे देने के बावजूद कि सब्सिडी की अमाउंट रिलीज कर दी जाए, तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा जो था वो दरकार था वफाकी हुकूमत से पंजाब गवर्नमेंट को सब्सिडी पहुंचाने तक। तो अगर ये
हमारा सिस्टम जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, उसमें अप्रूवल्स और जो बाकी जो है स्पीड वो इसी तरह से रही, तो फिर आप जितने मर्जी पैसे एलोकेट कर लें। तो पिछले साल का मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले साल में जो एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी थी पंजाब में वो 5 से 6 महीने ताखीर से पहुंची थी। सिंध ने 1 साल के बाद लिखा था, डेढ़वें साल में जाके, यानी 17-18 महीने के बाद कि वो अपनी सब्सिडी प्रॉपर नहीं दे पाए, लिहाजा उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। और बलूचिस्तान ने ये सब्सिडी देना शुरू ही नहीं की थी। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो जितना मर्जी बेहतर इंटेंशन से कोशिश कर ले, जब तक सूबों का और वफाक का एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इस सब्जेक्ट पे, और इस पे एक पेज पे नहीं होंगे सूबे और वफाक की ब्यूरोक्रेसी, तब तक पॉलिटिकल लीडरशिप अपने तमाम अच्छी इंटेंशन के बावजूद शायद को बहुत बेहतर रिजल्ट जो है वो इसमें नहीं दे पाएगी। बिल्कुल ठीक है सरदार फ़हीम, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। डॉक्टर कैस असलम साहब जी हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे ड्यू टू सम रीज़न जी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे, हम जो बजट है इस पर परसों भी बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो अवाम है, जो ये 22 करोड़ अवाम है और इसमें जो एलीट हैं, उन्होंने खुद विलिंगली इसमें ज्वाइन करना है। सरदार फ़हीम की बात बिल्कुल ठीक है कि ये अगर अनविलिंग भी होंगे तो हुकूमत फिर इनको टैप डाउन करेगी। सो इसके अंदर एफबीआर का एक बहुत कलीदी किरदार है, और एफबीआर को चाहिए कि ये अपने टारगेट्स ना बनाए, ये रेवेन्यू जिसने जितना कमाया है वो उसके हिसाब से टैक्स दे, और जितनी हमारी एलीट है जो टैक्स उस तरह नहीं देती, उस मद में टैक्स नहीं देती, ये उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। देखिए मैं इस वक्त एग्जांपल फिर दूंगा पाक फौज की, 2 साल से वो अपने बजट से इंक्रीज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जी हम इसी में करेंगे बिकॉज मुल्क की मायशी हालत ऐसी है। सो इस पॉइंट को समझना, सोचना, समझना और इस पे अमल दरामद करना मेरे ख्याल में हर शख्स की, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत कलीदी किरदार है। ब्यूरोक्रेसी अगर ये सारे इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर रेड टेपिज्म करती है, तो ये तमाम इनिशिएटिव्स उसी तरह रह जाएंगे जिस तरह अभी लास्ट सेगमेंट में डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी ने बताया। सो इन तमाम लोगों को आज जरूरत यह है कि इकोनॉमिकली तमाम लोग एक पेज पर आए, और अगर एक पेज पर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। फॉरगेट अबाउट इट कौन हुकूमत में है कौन नहीं है, चाहे इस वक्त शहबाज शरीफ है या कल को इमरान खान होगा, दैट डज नॉट इवन मैटर अगर आपने इकोनॉमी को एड्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते जिंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।